नाइन्थ साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या होती है। हम लोग इस चैप्टर में जिस तरीके की मोशन पढ़ेंगे ना वो है स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, मोशन कई टाइप की होती है, रेक्टिलिनियर होती है, एक सर्कुलर पाथ पे होती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे मोशन का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो इसका होता है चलना या फिर मूव करना, अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदलना मोशन होता है। एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे मोशन देखते हैं, जैसे कि बर्ड्स घूम उड़ती हैं और फिश स्विम करती हैं, ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, आर्टरीज और वेन्स में, एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, हर चीज़ क्या है, मोशन में है। हम लोगों को मोशन में चीज़ें दिखती नहीं है कई बार। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम लोगों को कब लगता है कोई चीज़ मोशन में है, जब समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। बट ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं मोशन के। तो जैसे कि हम लोग हमें तो हवा तो हमें दिखती नहीं है, जैसे कार्टून्स में हवा बहती हुई दिखाते हैं, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग इन्फर कैसे करते हैं, हम लोगों को कैसे पता लगता है कि हवा मूव कर रही है, हवा चल रही है। तो कपड़े पड़े होते हैं तो वो हिल रहे होते हैं, पत्तियां हिलती हैं, चीज़ें हिल रही होती हैं, उससे हम लोग को पता लगता है कि जो है मोशन हो रहा है। फिर फिनोमिना जो होता है, सनराइज सनसेट होता है, सीजन्स बदलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही होती है। और इसीलिए बट हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते मगर अर्थ को मूव करते हुए, है ना, क्योंकि हम उस अर्थ पे हैं। हम भी सेम स्पीड से, जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है इसी स्पीड से हम लोग भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रही है। इसलिए हमें लगता है कि अर्थ और हम दोनों क्या है, जो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है। जब हम लोग की बस आगे या ट्रेन आगे बढ़ रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और जो बस तो मूव कर रही होती है मगर बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स क्या फील करते हैं खुद को, कि हम लोग तो रेस्ट में हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के वेरियस मोशंस होते हैं। तो मोशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ में भी मूव करते हैं। तो काफ़ी सारी सिचुएशन होती है, कभी स्ट्रेट मूव करा फिर गोल घूम गए, फिर स्ट्रेट मूव करा फिर गोल घूम गए। तो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं अलग अलग मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। तो हम लोगों ने क्या, मोशन क्या होता है, हम लोग ना क्या लेते हैं, कभी हमें मोशन को डिफाइन करना है ना, तो हम कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्कूल है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। 2 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन है, सपोज करिए, नॉर्थ हमेशा हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और ये स्कूल है। स्कूल रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे दिखाया, हम लोगों ने स्कूल की पोजीशन बताई विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। हम लोगों ने बताया स्कूल रेलवे स्टेशन से इतना दूर है। इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। बताते हैं ना कि उस जगह से हम लोग ज़्यादातर जगहों की पोजीशन रेलवे स्टेशन के हिसाब से निकालते हैं कि रेलवे स्टेशन से वो प्लेस इतना दूर है, रेलवे स्टेशन से तो वो दूसरी जगह इतनी दूर है ना। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा रेलवे स्टेशन होता है। हम लोग दूसरे रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं कि भाई उस स्कूल से मतलब केंद्रीय विद्यालय सपोज करिए केवी से जो है वो विजन वैली स्कूल इतना दूर है, या फिर विजन वैली से जो है पोस्ट ऑफिस इतना दूर है। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बट हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कोई भी चीज जिस जगह से हम लोग आगे का पोजीशन, आगे की डिस्टेंस बता सकते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। और जनरली हम लोग उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्यों, क्योंकि हम लोग वहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका घर आपके लिए ओरिजिन है। आपका घर आपके स्कूल से कितना भी दूर हो सकता है, सपोज करिए 3 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर आपके लिए ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो और स्कूल से घर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर का हो गया, तो आप 3 किलोमीटर मूव करेंगे। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो किस तरीके से होता है, सबसे सिंपल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का। तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल से देखेंगे कि मोशन किस तरीके से होता है ऑब्जेक्ट में, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो हम लोग अगर अपनी जर्नी यहाँ से, अगर हम लोग ओ से स्टार्ट करें जर्नी, फिर हम सी पे जाएं, फिर हम बी पे जाएं, फिर हम ए पे जाएं, है ना। तो ये जो मोशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का मोशन, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो सबसे पहले सी से पास होगा, फिर बी से पास होगा, फिर ए तक ये पहुंचेगा। देन इट मूव्स बैक, और अगर वो वापस आएगा तो ए से वो बी पे आएगा, बी से सी पे आएगा और सी से ओ पे आएगा। इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी। एक होता है मैग्नीट्यूड,
ठीक है। फिलहाल इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड और एक चीज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और आगे अब हम मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा आगे के चैप्टर्स में पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये देखिए, यहाँ से ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि सी से हम लोग ए तक गए हैं तो कितना डिस्टेंस है? तो 60 माइनस 20, सी से अगर हम ए पे पहुंचना है तो हम 60 माइनस 25 कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें 5 माइनस 2 35। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 35 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 35। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर हम जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। और जो वैल्यू होती है कि कितना आप गए हैं, एक नंबर होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा एक नंबर होता है। तो नंबर क्या है? कितना दूर गए हैं? 35 किलोमीटर गए हैं, तो ये 35 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया। और ये आपने जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मूव किया है, इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां पर आप होते हैं, और जहां आपको जाना होता है वो फाइनल पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच आप क्या कर रहे हैं? आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर हो गया। इट इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ। तो टोटल लेंथ क्या है पाथ की? 0 से लेकर के 60, यहाँ तो 60 किलोमीटर है, फिर 60 से हम लोग 35, है ना, ए से फिर हम लोग यहाँ पे वापस गए तो ये 35 हो गया। तो 60 प्लस 35 कितना हो गया? यहाँ पे हमारा एक तरह से 95 बन जाता है ना। तो अब हम लोग को ये चीज़ समझ में आती है कि वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये समझते हैं। आप इस पॉइंट, ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए बी। आप ए से बी पॉइंट पे गए, ए आपका इनिशियल पोजीशन है और बी आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट अगर आप लोग इस बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन पे थे और अब वापस इनिशियल पोजीशन पे ही आ गए हैं। तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0। आप स्कूल से घर आए, नहीं, यहाँ से देखिए, आप घर से स्कूल गए तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट आप स्कूल से वापस घर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। आपका घर है, फिर आपका स्कूल है, आपके घर और स्कूल में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है सपोज करिए। तो आपने घर से स्कूल जाने में 3 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर जब आप स्कूल से घर आएंगे तो आप फिर से 3 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल हो गया आपका 3 + 3 6, यानी कि 6 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गए और फाइनल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए। मतलब आप फाइनल रिजल्ट जब देख रहे हैं तो आप दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे ही हैं। तो जब ऐसा होता है कि आप इनिशियल से फाइनल पे गए, फाइनल से वापस इनिशियल पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। और दोनों के दोनों, डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस में टोटल पाथ कवर्ड, मतलब टोटल कितना पाथ हुआ है ना, टोटल आपने कितना मूव किया है, वो आप डिस्टेंस में मेजर करते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गए हैं वो ही माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपको अपने स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल जाना है तो आपको सिर्फ बीच का रास्ता बताना पड़ेगा और आपको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर्टेन क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप सिर्फ नंबर में ही डिस्क्राइब कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। जो नंबर होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, वो किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज़ का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आपका वेट, आपका वेट आपके लिए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। आपके वेट की कोई डायरेक्शन नहीं है,
पॉजिटिव एक नंबर है ना, तो वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डिफरेंस विल गिव यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी टू ए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन का ही होता है, ये आप समझ लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में किसी ऑब्जेक्ट के होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा से छोटा डिस्टेंस जो हो सकता है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दिमाग में फंसा लीजिए इसको। और कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं ना। आप अपने ए जगह से, आप अपने प्लेग्राउंड से आप घर चले गए बस, तो आपने डिस्टेंस भी इतना ही ट्रैवल किया और आपका मैग्नीट्यूड भी यही हो गया। आप दोबारा प्लेग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो मतलब आपने रिवर्स नहीं किया। तो अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं और फिर वापस पहली वाली पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस कवर्ड बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। तो एग्जांपल में वही, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। जीरो से ए में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही तो मैग्नीट्यूड है, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में आप वापस भी आ सकते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। बट मैग्नीट्यूड में अगर आप बट आप डिस्प्लेसमेंट में अगर वापस आएंगे, मतलब आपने अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गए, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बट अगर आप वापस आ रहे हैं फाइनल से फिर से इनिशियल पे आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस आपने जो फैसल वो कहते हैं यात्रा जितनी की है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का मूवमेंट होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसमें देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, ये सब इतना इलेबोरेट करके दे रखा है, पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल बता देती हूँ, अगर आप लोग सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं थ्रू आउट योर जर्नी, मतलब कि आप लोग एक रास्ते पे निकले, तो क्या होता है कि आपको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है। सपोज करिए आपको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपने पहले 1 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल करे, दूसरे फिर अगले 1 मिनट में भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल करे, फिर अगले भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल करे, फिर आगे भी 5 किलोमीटर। मतलब आप सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आप 5 मिनट में या 1 मिनट में 5 ही किलोमीटर कवर कर रहे हैं। हर 1 मिनट पे आप 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, हर 1 मिनट पे आप 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सेम, जैसे ही जो आपका टाइम है वही आपका आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग समझें, ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, it is known as uniform motion। मतलब ट्रेन अगर पूरे टाइम हर एक घंटे में ट्रेन 30 किलोमीटर ही कवर कर रही है, हर 1 घंटे में ट्रेन 30 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब अगर उसकी 5 घंटे की जर्नी है तो हर 5 घंटे की जर्नी है उसकी, तो हर 1 किलोमीटर में वो 30 ही किलोमीटर कवर कर रही है हर 1 घंटे में। और अगर वो अगले फिर 2 घंटे में 70 किलोमीटर कवर कर लेगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों को मिल गई है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब बिल्कुल, अगर आपका 5 मिनट में आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अगले 5 मिनट में भी आप 10 ही करो। अगले 5 मिनट में अगर आपने 11 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए ना, तो आपका वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको क्या लगता है कि आपके डे टू डे मूवमेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ट्रैफिक आ जाता है, आपकी कभी स्पीड तेज होती है, कभी स्पीड कम होती है ना। तो हमारे जो डे टू डे के मूवमेंट होते हैं ना, वो हम उसमें अनइक्वल डिस्टेंस ही कवर
करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन ऑफ अ कार, स्पीड लिमिट, कभी कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो कभी 50 से चल रही है, कभी 30 से भी हो सकता है चल रही हो, तो कभी 70 किलोमीटर पर आवर पे भी पहुंच रही हो, है ना, सेम ही जर्नी में। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि पहले एक घंटे में सपोज करो कि 20 कर लिया कवर, 20 किलोमीटर, अगले एक घंटे में, अगला जो एक घंटा था उसमें उसने 10 ही करा, फिर अगला जो घंटा आएगा हो सकता है कि उसमें वो 80 किलोमीटर कवर कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। बट अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम ही डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं, और इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन आप कैसे मेजर करेंगे? तो यही पर किलोमीटर आर, कि आपने कितने किलोमीटर कवर करे हैं एक घंटे में, या कितने टाइम में कितने किलोमीटर कवर करे हैं, वो आपका रेट ऑफ मोशन होता है। फिर ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप पहले भी आई होप पढ़ के आ रहे होंगे पिछली क्लासेस में कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपको बहुत सारे डिस्टेंस दे रखे हों, बहुत सारे टाइम दे रखे हों, बहुत सारी स्पीड दे रखी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप सबका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम लोगों को रेट, मोशन जो है ना उसके रेट को क्या करना है? उसके रेट को हम लोगों को मेजर करना है, नापना है। वो कैसे हम लोग नापेंगे? हम लोग किलोमीटर पर आवर में हम लोग मेनली जो है नापते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड में, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो अलग अलग टाइम लगाते हैं अलग डिस्टेंस कवर करने के लिए। कुछ मूवमेंट काफ़ी, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी स्लो चलती हैं। तो मूवमेंट जो होता है ना ऑब्जेक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, सेम रेट से वो नहीं चलते हैं। वन वे जो है मेजर करने का किसी भी मोशन को ऑब्जेक्ट के, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो हम लोग कैसे निकाल देते हैं? वही होता है यूनिट ऑफ टाइम, या फिर हम लोग जो, ये हमारा हेडिंग था, क्या था हमारा हेडिंग? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में कितना वो चल रहा है। तो यही होता है कि हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो यही है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर है, देखिए, measuring the rate of motion of an object is to find out distance traveled by the object in unit time। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो हम लोगों को पता लग जाता है उसका रेट ऑफ मोशन। इसकी क्वांटिटी क्या, एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी क्वांटिटी हम लोग स्पीड से रेफर करते हैं, है ना, और एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। आप और मीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं आंसर। ऐसा यूनिट तो यही होती है स्टैंडर्ड यूनिट, या फिर आप किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, या फिर आप मीटर पर, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। अब स्पीड जो है ना उसके लिए टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। मगर स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। इसलिए देयरफॉर वी डिस्क्राइब रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के टर्म में हम लोग जो है किसी भी चीज़ का मोशन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि कितने डिस्टेंस में उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि अच्छा एक बार 50 था, एक बार 70 था, एक बार 30 था, एक बार 40 था। तो हम सबका एवरेज निकालते हैं कि अगर हम लोग एवरेज देखें तो एक स्पीड ये किससे ट्रैवल किया होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड को हम लोग v से, ठीक है, स्पीड का सिंबल जो है v है, और हम लोग थोड़ा डिस्टेंस का ना इन्होंने गलत ही सिंबल ले रखा है, सही बता रही हूँ, मेरे को तो लगता था d होना चाहिए, बट हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वगैरह निकालते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने जो डिस्टेंस का है ना सिंबल वो s ले रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्टेंस उसका हम s से लेते हैं, टाइम t से लेते हैं, और स्पीड हम v से लेते हैं। तो डिस्टेंस s, टाइम 3 और स्पीड जो है वो v होती है। ठीक हो गया। स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एग्जांपल ये है कि कार को 100 किलोमीटर कवर करने हैं 2 घंटे में, ठीक है, और उसकी एवरेज स्पीड 40 है। तो कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट
50 किलोमीटर पूरे टाइम, बट हम लोगों ने उसका एवरेज निकाल लिया है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो तो हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। एक देख लेते हैं एवरेज स्पीड समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो 16 मीटर जो है वो 4 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, और अनदर 16 मीटर वो 2 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो पहले तो हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे, फिर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में जो है फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे करके हम लोग इसका